एक तरफ है इंडिया, जहां लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं और अब तो भाषा के नाम पे भी लड़ने लग चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ है चाइना, जिसे अच्छे से पता है अगर आप धार्मिक हो गए तो देश की तरक्की तो होने से रही। इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग धर्म को फॉलो करते ही नहीं है, और अगर आपको धर्म को फॉलो करना ही है तो अपने प्राइवेट स्पेस में करो, घर के अंदर करो, ना कि सड़कों पर। एक तरफ है चाइना, जहाँ के पाखंडी बाबा लोग पूरे समय एक्सट्रीमिज्म वाले डायलॉग सुनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। वहीं पाखंडी मौलाना लोग पूरे समय पत्थरबाजी सिखाएंगे, ट्रेन रिले या फिर खाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ है चाइना, जहाँ पे अगर आपके अंदर एक्सट्रीमिज्म की थिंकिंग आ भी गई तो आपके साथ वो हश्र होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी रूह तक कांप जाएंगी। जहां एक तरफ इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस होता रहता है, पूरे समय बॉयकॉट वाली चीजें चल रही होती है, वहीं पे दूसरी तरफ है चाइना, जिसे अगर आप बॉयकॉट भी करना चाहो, नारे भी लगाना चाहो, चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो आपको बॉयकॉट चाइना वाले टी शर्ट सेल कर देंगे। अगर आपको बॉयकॉट चाइना वाला झंडा चाहिए इंडिया के अंदर, वो भी चाइना ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो इनको अच्छे से पता है ये सब जो चीजें हैं बॉयकॉट वाली, इससे कोई भी देश आगे न जाना ना पीछे आना। तो ये लोग हमेशा चलते हैं स्ट्रेटेजी से, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है तरक्की से। और यही रीजन है आज चाइना भारत से इतना आगे जा चुका है कि अगर भारत चाहे भी तो चाइना की बराबरी अगले 50 से 100 सालों तक तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे होता जा रहा है। हर समय धर्म की बात होती रहेगी, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे, पर कभी भी तरक्की की बात नहीं करेंगे। और अगर आपके मन में ख्याल आता भी है तो हमारे घोड़े पॉलिटिशियन आपको ऐसा करने देंगे नहीं। हमारे यहाँ एजुकेशन स्कैम हो चुका है, हर जगह पेपर लीक हो जाते हैं, तो आप पढ़ भी नहीं सकते, आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो आप किस मुद्दों पर लड़ोगे? धर्म के नाम पर ही लड़ोगे। पर एग्जैक्टली चीचाचू कंट्री चाइना आज भारत से कितना आगे जा चुका है कि भारत चाह के भी चाइना की बराबरी नहीं कर सकता। ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और टोटल इस वीडियो के अंदर मैंने इन सब चीजों को 8 से 10 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है, जहाँ पे मैंने रोड्स के बारे में बात की है, रेलवे के बारे में बात की है, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक हेल्थ वगैरह वगैरह चीजों के बारे में बात की है। और शुरुआत करते हैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हाईवे सिस्टम बनाता है पिछले 3 दशकों से। 2024 तक चाइना के अंदर 5.2 मिलियन तक के रोड बनाए जा चुके हैं, और इसमें से लगभग 1,90,000 किलोमीटर के जो रोड है वो हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना से थोड़ा लंबा है, 6.37 मिलियन किलोमीटर। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए यहाँ पे एक्सप्रेसवे का जो एक्सेस कंट्रोल है वो सिर्फ 6,000 किलोमीटर है। ऊपर से इंडिया का जो 30 से 35% रोड है वो ऐसे रोड है जो पक्के तक नहीं या फिर बहुत ही आसानी से टूट जाने वाले रोड। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर जो रोडों का प्लानिंग चलती है वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, यहाँ पे रैपिड एग्जीक्यूशन होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे बनने की स्पीड है वो लगभग है 10 से 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। पर वहीं दूसरी तरफ इंडिया इस चीज में स्लाइटली बेटर है। इंडिया के अंदर जो एक्सप्रेसवे बनते हैं वो बनते हैं 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। पर इसके बावजूद चाइना और इंडिया के जो रोडों की क्वालिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चाइना के रोड 10-10, 15-15 साल तक बिना किसी गड्ढे के चल जाते हैं, वहीं इंडिया का रोड अभी बना तो अगले महीने तक बहुत सारे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पे भी हर 50 से 60 किलोमीटर पे आपको मेजर जगह पे चंक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गड्ढा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ओवरऑल जो रोड आपको स्मूथ दिखता है वो उतना स्मूथ होता नहीं जितना आपको लगता है। यहाँ पे कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स कार चलाओगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में रोड कितना अच्छा है। पर लकीली इंडियन गवर्नमेंट की किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर लोग सुपर कार अफोर्ड कर ही नहीं पाते, और जो लोग कर पाते हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है देश के बाहर रहना ही सही है। और सरप्राइजिंगली इंडिया और चाइना जो एक्सप्रेसवे बनाते हैं उसमें जो अमाउंट खर्च होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब इंडिया के अंदर जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट चाइना के बराबर खर्चा करके बन रहे हैं, पर इसके बावजूद चाइना की रोडों की क्वालिटी और इंडिया के रोडों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क कैसे है वो मुझे नहीं पता। और जाहिर सी बात है चाइना के अंदर है डिक्टेटरशिप, तो वहाँ पे अगर कोई भी रोड बनाना होगा, तेजी से बनाना होगा तो वो आसानी से बन जाएगा, वहाँ पे परमिशन लेने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। पर इंडिया के अंदर जगह आपको लेनी पड़ती है, लोगों को मुआवजा देना पड़ता है, वगैरह वगैरह चीजें करी जाती है। पर कई बार तो ये भी देखा गया कि सरकार जबरदस्ती भी जगह छीन लेती है। तो देखा जाए चाइना इंडिया इस मामले में तो काफी हद तक सिमिलर है। पर हाँ, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट नाम की तो है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना से काफी पीछे है रोड्स के मामले में। लकीली अगर स्पीड की बात करी जाए तो वो तो चाइना के आसपास या उससे ज्यादा ही है। बस दिक्कत इंडिया की ये है कि यहाँ पे करप्शन इस लेवल का होता है, इतने ज्यादा लेयर्स में चीजों को बांटा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को बांटा जाता है, हर किसी के जेब में पैसा जाता है कि जो रोड बनता है वो उतना अच्छा बन नहीं पाता जितना अच्छा बन सकता था। तो बॉटम लाइन ये है, चाइना के अंदर जो रोड बनते हैं बेशक इंडिया से स्लो स्पीड में बन रहे हैं, पर जो भी रोड की क्वालिटी है वो इंडिया से 100 गुना बेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, रेल नेटवर्क्स की, तो यहाँ पे भी चाइना इंडिया से काफी आगे है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जाना ही जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल बनाने के लिए, वो भी 15 सालों के अंदर इन्होंने 47,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे बना दिया। और इनमें से सारे के सारे जो रेलवे की एवरेज स्पीड है वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर्स की है। मतलब आप बीजिंग से संघाई जो लगभग 700 से 900 किलोमीटर दूर है सिर्फ 3 घंटे में तय कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे इंडिया के पास एक भी ट्रू हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं है। अगर आप वंदे भारत को हाई स्पीड समझ रहे हो तो बता दूं, वंदे भारत की जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, और जो एवरेज स्पीड रहती है वंदे भारत की वो मैक्स टू मैक्स 120 किलोमीटर पर आवर की ही रहती है। और जो वंदे भारत आज भारत की शान बना हुआ है, इस टाइप की ट्रेन
जापान के अंदर आज से 25 साल पहले चलती थी, चाइना के अंदर 15-20 साल पहले चलती थी, यहाँ तक कि इससे बेटर ट्रेन चलती थी। प्लस चाइना का जो रेल नेटवर्क है, बुलेट ट्रेन का नेटवर्क इतना अच्छा है कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन के बीच में कोई भी छोटी मोटी ट्रेन आती ही नहीं है। वो लोग फोकस करते हैं कि रेलवे से जितना सा हो सके उतना टाइम बचे लोगों का, और यही रीजन है चाइना के अंदर काफी सारे लोग रेलवे को एज अ क्रेडिबल सोर्स मानते हैं ट्रैवल के लिए। वहीं अगर हम टोटल रेल लेंथ की बात करें तो चाइना का जो रेल लेंथ है वो है 1,65,000 किलोमीटर, जो कि इंडिया से डबल है। यानी कि इंडिया का रेल नेटवर्क मैक्स टू मैक्स 80-90 हजार किलोमीटर के आसपास ही है। हालांकि 80,000 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा 70,000 किलोमीटर की ही रेल नेटवर्क होगी इंडिया के अंदर। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया के अंदर हर साल 7 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और चाइना के अंदर सिर्फ 4.3 बिलियन लोग। बाकी 1.3 बिलियन और जो बचे कुछ लोग हैं वो या तो एयर ट्रैवल करते हैं या फिर गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। मतलब इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों का जो फास्ट ट्रैवल सोर्स है वो रेलवे ही है। पर चाइना के लोग ज्यादातर लोग प्लेन अफोर्ड कर पाते हैं तो वो प्लेन से भी चले जाते हैं, कुछ लोग कार से भी चले जाते हैं, जो कि इंडिया के लिए फिलहाल उतना ज्यादा इजी है नहीं। तो इंडिया की जो दिल्ली मेट्रो है वो तो टॉप नॉच है। मैं कहूंगा मैं जितने भी कंट्री घूमा हूँ दिल्ली मेट्रो उनके बराबर ही है। बस कुछ कुछ चीजों में दिल्ली मेट्रो पीछे है, जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास हर जगह कवर्ड होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इतना ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वो सब चीजें फिक्स कर दी जाए तो इंडिया का जो दिल्ली मेट्रो है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप सफाई की बात कर लो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो। पर हाँ, दिल्ली मेट्रो के अलावा अगर आप दूसरे मेट्रो देखोगे तो उसमें उतनी कनेक्टिविटी इतनी अच्छे से है नहीं जितनी दिल्ली मेट्रो की है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक को मेट्रो से जोड़ता है। चाइना मेक श्योर करता है अगर आप चाइना के मेजोरिटी ऑफ द विलेज में हो तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके का अच्छा ट्रांसपोर्ट मिले ही मिले आपको। और जहाँ पे भी चाइना के अंदर मेट्रो बने हुए हैं वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है। हर शहर में जो मेट्रो है प्रॉपर कनेक्टेड है, यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है, वहाँ के नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह। वहीं अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो चाइना के अंदर है लगभग 550 एयरपोर्ट्स और वहीं इंडिया के अंदर है लगभग 315 एयरपोर्ट्स। हालांकि इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो लकीली काफी अच्छे हैं। अगर मैं दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स की बात करूं तो इनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल को मैच करती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर के जो एयरपोर्ट हैं ये वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। और वहीं पे अगर हम चाइना एयरपोर्ट्स की बात करें तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं। तो एक तरीके से देखा जाए चाइना एयरपोर्ट को तो मॉडर्नाइजेशन करता ही है, प्लस अगर आप इनके रेलवे स्टेशन भी देखोगे तो वो इंडिया के एयरपोर्ट से ज्यादा मॉडर्न देखने को मिलेंगे। तो हाँ, एयरपोर्ट के अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो चाइना ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो लग्जरीपन देखो या फिर एक एयरपोर्ट को जैसा होना चाहिए वैसा होना अगर इंडिया के अंदर मांगता है आपको तो वो है इंडिया के पास। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना के कंपैरिजन में स्लाइटली लो है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करें तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काफी लेट आई। साल 2000 तक आधा इंडिया इलेक्ट्रिसिटी से जूझ रहा था, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। लेकिन साल 2023 आते आते आज इंडिया के लगभग सभी घरों में, इनफैक्ट 99% घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। और वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 2020 तक 100% हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे चुका है। पर फिर भी इसमें एक मेजर चेंज है। जो चाइना के लोग हैं पर कैपिटा में वो लोग हर साल 6 मेगावाट तक की बिजली खर्च करते हैं और वहीं इंडिया में सिर्फ 1.36 मेगावाट, लगभग 5 से 6 गुना कम। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि चाइना के लोगों के पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंडिया से ज्यादा है। वो लोग माइक्रोवेव और दूसरी इलेक्ट्रिक चीजें यूज कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे ज्यादा है तो वो खर्च कर पा रहे हैं। और वहीं इंडिया के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने के लिए या तो पंखा है या फिर ज्यादा कूलर होगा, यहाँ तक कि एसी भी आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ही रेयर चीज है। और ये जो डेटा है ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने का, ये साफ साफ दिखाता है इंडिया बेशक यहाँ पे 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, लेकिन अगर आप जीडीपी वाइज पर कैपिटा इनकम देखोगे, आम लोगों की इनकम देखोगे, 2/3 भारत अभी भी सर्वाइव तक नहीं कर पा रहा ढंग से। एक मेडिकल बिल आपको गरीब, बहुत गरीब बना सकता है। इसके अलावा चाइना ने हेल्थ सेक्टर में भी काफी खर्च किया। अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की तो साल 2000 तक चाइना 57% सैनिटाइजेशन था और 2020 तक 92%। सैनिटाइजेशन से मतलब है कितनी सफाई आपके देश के अंदर रहती है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यह है आंकड़ा लगभग 70-72%। और सैनिटाइजेशन में पानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाइना के अंदर जो पीने का पानी है, सरकारी पानी है, वो जनरली साफ होता है। पर वहीं पे अगर आप भारत सरकार के दिया गया सप्लाई वाला पानी पियोगे तो आप कब भगवान को प्यारे हो जाओ, अल्लाह को प्यारे हो जाओ, जीसस को प्यारे हो जाओ, ये ईसा मसीह को प्यारे हो जाओ, कोई भरोसा नहीं। प्लस इंडिया के अंदर अडल्ट्रेशन बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे FSSAI है, उसका होना ना होना किसी काम का नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े अमूल के पैकेट तक में मिलावट देखने को मिल जाती है, इनके प्रोडक्ट फेल टेस्ट हो जाते हैं। पर वहीं पे चाइना के अंदर फूड सेफ्टी को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। हालांकि ये लोग कीड़े मकोड़े कुछ भी खा लेते हैं, पर जो भी इनका खाना होता है वो कंपैरेटिवली साफ होता है। स्ट्रीट फूड की गारंटी नहीं, पर जो आपको पैकेट में खाना मिलेगा, जो आपको मॉल में खाना मिलेगा, वो जनरली साफ होता है।
और वहीं पे अगर हम बात करें चाइनीज एजुकेशन की, तो अगर आप चाइना के गवर्नमेंट स्कूल देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाने का मन करेगा और यहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है गवर्नमेंट स्कूल का वो काफी अच्छा है। यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, प्लस कंपैरेटिवली इनको बाहर की स्किल सिखाई जाती है, इनको फिजिकल स्किल सिखाई जाती है वगैरह वगैरह। और वहीं इंडिया के ज्यादातर बच्चे अनफॉर्चुनेटली भारत के सरकारी स्कूल में जाते हैं क्योंकि वो अच्छा स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और भारत का सरकारी स्कूल इतना घोड़ा स्कूल है कि यहाँ पे पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर ही है। यहाँ पे आप कुछ सीखो ना सीखो, पर हाँ वैरायटी की गालियां सीख जाओगे, वह माँ की है बहन की गालियां सीखोगे। और यही रीजन है भारत के अंदर एक 5वीं का बच्चा सेकंड क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, जबकि सेकंड क्लास का प्रॉब्लम तो बिल्कुल घोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम होता है। पर वही है ना, 5वीं क्लास का बच्चा भी तो घोड़ा ही है, क्या ही सॉल्व करेगा घोड़ों वाले प्रॉब्लम। पर इसके बावजूद जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो IIT जैसे कॉलेजेस हो गए या नीट जैसे कॉलेजेस हो गए या फिर जो थोड़े से बड़े कॉलेजेस हो गए, वो काफी अच्छे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो इनकी संख्या है वो काफी कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है। प्लस यहाँ पे जो रिजर्वेशन का बोलबाला है उसने तो जनरल स्टूडेंट्स की वाट लगा रखी है। अब देखो, एक टाइम पे रिजर्वेशन बनाया गया था डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए, पर आज के टाइम पे रिजर्वेशन एक हथियार बन गया। जो अमीर OBC SC के बंदे होते हैं, जो पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं, वो तो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी नौकरी ले जाते हैं। कोई फर्जी IPS बन जा रहा है, कोई IAS बन जा रहा है। वहीं पे जो सफर कर रहा है वो आम जनता कर रही है। और सारे के सारे पॉलिटिशियंस को अच्छे से पता है अगर वो रिजर्वेशन हटाएंगे तो वो अपना बहुत ही बड़ा वोट बैंक हटा देंगे, तो वो इसे कभी हटाना चाहेंगे भी नहीं। पर वहीं चाइना के अंदर जो हायर एजुकेशन है वो काफी अच्छा है। अगर एवरेज स्किल की बात की जाए तो वो इंडिया से बेटर ही है। प्लस चाइना के अंदर अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो, चांसेस आप कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर ही लोगे, अच्छा कमाई लोगे चाइना के अंदर। पर इंडिया में कोई भी गारंटी नहीं। यहाँ इंजीनियर्स की हालत इतनी खराब हो चुकी है, अनलेस अंटिल आप IIT के स्टूडेंट हो, चाहे आपको IIT से प्लेसमेंट मिले नहीं मिले, आपको बाहर से तो नौकरी मिल जाएगी अच्छी खासी, आप सर्वाइव कर लोगे, अच्छा खासा सर्वाइव कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी इलीट कॉलेज से नहीं हो, अच्छे कॉलेज से नहीं हो और आपके पास स्किल भी नहीं है, सिर्फ डिग्री है और डिग्री में आपके पास मार्क्स है, तो आपको कद्दू अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आप भटकोगे नौकरी के लिए। और यही रीजन है कि आज इंडिया के अंदर एक पियोन की नौकरी के लिए PhD जैसे बंदे भी अप्लाई करते हैं। और किसी देश के अंदर जब एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया हो तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो होगी ही होगी। और इंडिया के अंदर 24 साल या उससे कम के केस में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी जाए तो वो लगभग है 45 से 50% के आसपास। मतलब आधा भारत, आधा युवा आज के टाइम पे भारत के अंदर बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में कर रहा है। यही रीजन है कि ये लोग बड़े बड़े फैन पेजेस बना लेते हैं, जब देखो तब धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे वगैरह वगैरह, धरने में जाते हैं 500-500 रुपए में। आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। प्लस काफी सारे लोगों की जो मिसकंसेप्शन है GDP को लेके कि हमारे भारत की जो GDP है वो कंपैरेटिवली जापान से ज्यादा है, लेकिन सच्चाई यही है जापान से बेशक हमारे देश की GDP ज्यादा है, पर जापान के जो लोग हैं, एवरेज लोग हैं, वो भारत के जो लोग हैं उनसे 15-20 गुना ज्यादा कमाते हैं। मतलब एक जापान का बंदा भारत से 15-20 गुना ज्यादा कमाता है। अब आप कहोगे वहाँ की करेंसी कमजोर है, तो इस हिसाब से कभी भी काम अगर आप सोचोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल घोड़ा है, आपको सोचना बंद कर देना चाहिए, आपको तो जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा बोल दिया, वैसे कट कर दियो एडिटर। अब देखो, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की GDP आज के टाइम पे है 18.7 ट्रिलियन US और वहीं इंडिया की है लगभग 4 ट्रिलियन $। जहाँ चाइना का पर कैपिटा इनकम 13,000 US है, वहीं इंडिया का है सिर्फ $2,700। और ये जो पर कैपिटा GDP है, इसे साफ साफ पता लगता है इंडिया के अंदर तरक्की हो तो रही है, लेकिन ये सिर्फ पेपर में हो रही है। पर सच्चाई तो यही है कि आज भी 2/3 जो इंडिया की यूथ है, जो पॉपुलेशन है, वो सफर कर रही है, बेसिक चीजों के लिए सर्वाइव कर रही है कैसे तैसे करके। उसके बाद बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो चाइना अपने अंदर फैक्ट्री बनाने को बहुत ही ज्यादा जोर देता है। चाइना मेक श्योर करता है अगर कोई बाहर की कंपनी आ रही है और उसने ये बोला है कि वो मार्केट को टेस्ट करेंगे, अगर उनको मार्केट अच्छा लगा तो हम यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार देंगे, तो चाइना उनको टैक्स फ्री दे देता है। टेस्ला के केस में भी यही हुआ था। टेस्ला ने चाइना को बस ये बोला कि हमें एक बार चाइना का मार्केट टेस्ट करने दो, अगर हमें मार्केट अच्छा लगा तो हम यहाँ पे टेस्ला की फैक्ट्री खोल देंगे। और चाइना ने ऐसा ही किया और टेस्ला को वो मार्केट काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने आज चाइना के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री खोल दी टेस्ला के, जिसके कारण आज बहुत सारे चीचाचू लोगों के पास अच्छी खासी जॉब है। और वही इंडिया के अंदर इलॉन मस्क ने सेम स्ट्रेटजी अपनाई और अपनी निर्मला ताई ने बोल दी टैक्स ला टैक्स, तभी बेचने दूंगी टेस्ला तेरे को, वैसे नहीं बेचने दूंगी, भाग यहाँ से। 100% टैक्स मांग लिया, तो बेचारे इलॉन मस्क को मार्केट टेस्ट करने मिला ही नहीं, तब भुग दो 60 लाख की टेस्ला खरीदो जो 27-30 लाख की बेचने वाला था इलॉन मस्क। इसके बाद अगर हम बात करें चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की, तो लगभग चाइना पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फैक्ट्री बनाता है और अकेले मैन्युफैक्चरिंग से ही चाइना की GDP का 30% कवर हो जाता है। और GDP तो कवर होता ही होता है, करोड़ों लोगों को जॉब भी मिल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 15% पे अटका हुआ है, वो भी कई दशकों से। यहाँ पे ज्यादा जो सेक्टर ग्रोथ हुई है वो IT सेक्टर हुई है, सर्विसेज वाले सेक्टर हुई है या फिर इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस की हुई है। मतलब व्हाइट कॉलर जॉब तो एक्सपेंड हुए इंडिया के अंदर, पर बाकी सेक्टर जो है वो बहुत ही बदहाल स्थिति में है आज तक। और यही रीजन है चाइना के अंदर हर छोटी छोटी चीजों के लिए फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ के लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है। चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन तक तो ठीक था। अगर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज की बात करें तो चाइना के अंदर 25% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, पर फिर भी ये 25% इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है। और वही इंडिया में 40% वर्कर अभी भी एग्रीकल्चर में है। और चाइना के कंपैरिजन में जो यहाँ के किसान है उनकी हालत कंपैरेटिवली काफी खराब है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फैसले बनाती है वो किसान से ज्यादा अपने बिजनेस
पार्टनर्स के लिए बनाती है, उनको फायदा हो, चाहे गरीब किसान जाए भाड़ में, उनको उनसे घट्टा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो नहीं बनाने वाला, बनाने बैठा तो घंटों तो इसी पे बात करते रह जाऊंगा। और ये सब कुछ होता है क्योंकि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो चाइना के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है। अगर हम चाइना की पॉलिटिक्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पे करप्शन करोगे तो आपको पेल दिया जाएगा, आपको मौत की सजा मिलेगी। पर यहाँ तो इंडिया के अंदर छोड़ो, यहाँ पे अगर आप करप्शन करोगे तो आप पुलिस आपको बचाएगी, दूसरे नेता आपको बचाएंगे, आपका कोई ना कोई करप्ट जज होगा जो आपके फेवर में खबर सुनाएगा। तो एक पूरा का पूरा करप्ट इकोसिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर फिलहाल नहीं है। हालांकि वहाँ डिक्टेटरशिप है जो अपने आप में एक मिसाल है। डिक्टेटरशिप किस तरीके से आए वो मेरे आप चाइना वाली वीडियो में देख लेना। चलो पॉलिटिक्स तक तो हो गया, लेकिन अगर हम चाइना की R&D के बारे में बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें, तो चाइना हर चीज में खर्चा करता है। जैसे चाइना के अंदर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, चाइना को पूरा वर्ल्ड थू थू करके कर रहा था। तो चाइना ने क्या किया, पूरी की पूरी टीम बनाई, सारे के सारे पॉल्यूशन के जड़ ढूंढे और उसको 10 से 15 सालों के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और आज चाइना का जो एवरेज AQI है वो 40 से 50 है। और वहीं इंडिया का भी सेम हाल है। इंडिया के ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द सिटी में जो एवरेज AQI रहता है ठंड के टाइम पे वो रहता है 100 से 200 और किसी किसी जगह पे तो 200 से 300। पर इंडियन गवर्नमेंट इसको करने का नाम नहीं ले रही, उल्टा क्या कहती है, AQI एक टेम्परेचर है। मतलब यहाँ एक तो इतने घोड़े घोड़े पॉलिटिशियन है अपने पास, मतलब इंडिया के लिए शर्मनाक है पूरी दुनिया के नजर में। प्लस चाइना हर एक सेक्टर में R&D करता है और यही रीजन है चाइना के पास हर एक सेक्टर में तरक्की है। चाहे आप AI का सॉफ्टवेयर ले लो, चाहे आप कार कंपनीज ले लो, चाइना के अंदर इतनी कार कंपनीज है, इतने आधुनिक कार्स है कि वहाँ पे उनको बाहर कंपनी के कार्स खरीदने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वहीं इंडिया के अंदर हमारे पास है महिंद्रा, टाटा जो अपने आप में रहते हैं। टेस्ला को आने नहीं दिया, अगर आने देते तो इनका कंपटीशन बढ़ जाता और ये अच्छी गाड़ियां बनाते। हमारे पास जो गाड़ियां हैं बहुत ही घोड़ी गाड़ियां। अगर आपको लगता है जो टाटा और महिंद्रा गाड़ियां बना रहे हैं बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं, तो दोस्त आपने अभी तक दुनिया नहीं देखी। दुनिया में उससे कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी गाड़ियां मिल रही है। जहाँ चाइना के अंदर रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, वहीं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है R&D के नाम पे कि हम किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जहाँ चाइना के अंदर इनोवेशन की बात हो रही है, इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है कि ये लो तलवार रखो, दूसरे धर्म का आएगा उसको पेल देना। जहाँ चाइना के अंदर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कैसे हम अपने कंट्री को ऐसा बनाए कि अमेरिका हम पे दादागिरी ना कर पाए, और वहीं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा हो रही है। जहाँ चाइना फोकस कर रहा है अपने सप्लाई चेन में ज्यादा मार्केट को बढ़ाने में, वहीं पे इंडिया क्या हो रहा है, बस ये चीज कि किस तरीके से आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से आप मंदिर जा सकते हो, किस तरीके से मस्जिद जा सकते हो, रोड पे नमाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कावड़ लेके रोड को जाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई चल रही है। चाहे आप रोड पे नमाज पढ़ने की बात कर लो, चाहे आप कावड़ वाले के दंगे देख लो, हर जगह आपको वायलेंस दिखेगा सिर्फ धर्म के नाम पे। और कहना तो नहीं चाहिए, इंडिया के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन है ये सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां भी इन्हीं के कारण हो रही है और सबसे ज्यादा जो रिलीजियस वायलेंस है वो भी इन्हीं के कारण हो रही है। कभी कोई पत्थरबाजी कर दे रहा है, कभी कोई कावड़ वाला किसी को गाड़ी तोड़ दे रहा है, नशे कर रहा है कावड़ यात्री के दौरान। इन्होंने हमारे भगवान तक का नाम खराब कर दिया। प्लस चाइना के अंदर अगर आप टैलेंटेड हो, अच्छे खासे नंबर लाते हो, आपके अंदर कोई प्रतिभाशाली चीज है तो आपको तरक्की देखने को मिलेगी। पर इंडिया के अंदर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे जितनी सीट है उससे तो कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो वो अगर अच्छा पढ़ते भी है, 90% लाते हैं, 95% लाते भी है, तो गारंटी नहीं कि उनको अच्छी जॉब मिलेगी, कोई भी गारंटी नहीं। और प्लस अगर हम बात करें टैक्स सिस्टम की, तो चाइना का टैक्स सिस्टम साफ साफ है। जो भी टैक्स का पैसा है वो सरकार खर्च करते हुए देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब वहाँ पे करप्शन बहुत ही ना के बराबर है क्योंकि कोई करना चाहता ही नहीं, मौत मिल जाती है करप्शन करने पे। पर इंडिया के अंदर आप टैक्स देते हो 30% से लेके 45% तक, पर आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बहुत ही घोड़ा स्कूल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कभी जाओगे नहीं, बहुत ही घोड़ी हॉस्पिटल होती है। इसके अलावा आप कहाँ जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से। तो एक तरीके से सरकार के द्वारा जो भी फायदे हैं वो अमीर लोगों को कभी मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो फायदे किसी काम के नहीं। सरकारी स्कूल में कभी चूहे बच्चों को मार देंगे और इतनी गंदगी रहती है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कि आपका वहाँ बच जाना ही एक अपने आप में मिरेकल है। प्लस इंडिया के अंदर अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है उसको एक छोटा मोटा लाइसेंस लेने के लिए भी इतना घूस देना पड़ता है कि वो बेचारा फिर बाद में इलीगल चीजें ही करने लग जाता है क्योंकि उसको अच्छे से पता है अगर लाइसेंस लेने के लिए लीगल चीजों में जाएगा, चाहे GST की चीज हो गई या कोई भी चीज हो गई या पासपोर्ट बनाना भी होता था एक टाइम पे, तो आपको पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ती थी। अगर आप रिश्वत नहीं दोगे तो वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में लेट लगाएगा, आपके पासपोर्ट को डिले करेगा। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी सरकारी सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं हद तक पूरी तरीके से करप्ट है। यहाँ के पुलिस वाले एकदम घोड़े, यहाँ के वकील एकदम घोड़े और यहाँ तक कि जजेस भी काफी हद तक रेपिस्ट को बेल दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और ये रीजन है आज के टाइम पे जो इंडिया का लॉ ऑर्डर है वो बस नाम का रह गया है। ये लॉ सिर्फ है अमीरों के लिए, गरीब को तो सिर्फ लॉ फॉलो करना है। अमीर फॉलो करे ना करे उनकी अपनी चॉइस है। अगर उनके पास अच्छा वकील है और गरीब कितना भी सही हो, उसके पास कितने भी सबूत हो, अगर वो सबूत पब्लिक नहीं होते, पब्लिक आउटरीच नहीं होता, तो अमीर आसानी से जीत जाएगा। प्लस इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम
है कि इंडिया को बहुत सारे मिलियनर्स छोड़ के जा रहे हैं और कोई भी इन्वेस्ट आसानी से करना नहीं चाहता। कैसे ही करेगा? जैसे इन्वेस्ट करेगा कोई बंदा आएगा तुम्हारे साइन बोर्ड को तोड़ देगा कि अरे इस पे हिंदी में क्यों लिखा है, इसमें तो कन्नड़ लिखो, कन्नड़ मराठी में लिखो। तो कोई बंदा क्यों इन्वेस्ट करेगा? उनके लिए तो ये जो देश है बिल्कुल अनस्टेबल देश है और किसी भी अनस्टेबल देश में कोई भी बाहर की जो कंपनी है वो आसानी से इन्वेस्ट नहीं करती। प्लस अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो चाइना के लोग अपने हेल्थ केयर पे बहुत ही अच्छा फोकस करते हैं और यही रीजन है चाइना के 95% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। पर वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोगों को हेल्थ केयर लेना, एक इंश्योरेंस लेना एक बर्डन लगता है। उनके हिसाब से ये पैसे की बर्बादी है और यही रीजन है इंडिया के अंदर सिर्फ 25 से 30% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। इसलिए अगर वो गलती से बीमार पड़ते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहला आ जाते हैं, अगर नहीं भी पिलाने वाले होते तो पहला आ जाते हैं। बिल इतना ही आता है भाई। अब देखो बहुत सारी चीजें चाइना की हो सकता है ऊपर ऊपर से अच्छी लगे, पर ऐसा नहीं कि चाइना बिल्कुल ही अच्छा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चाइना के अंदर भी है, पर कंपेयर टू इंडिया ये प्रॉब्लम्स काफी छोटी है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बाकी गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो में मजा आ गया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, न्यूज बॉय के कमेंट सेक्शन में जाओ, उसको गाली देके जाओ, मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।